आज का ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले क्लास 11th का आपका जो है ज्योग्राफी का हमने फर्स्ट बुक करवाया था, जिसमें हमने फुल सिलेबस इन वन वीडियो जो है एक बुक का पूरा खत्म करवा दिया था। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं भारत भौतिक पर्यावरण बुक का नाम है, और इस पूरी बुक का जो हम एक ही वीडियो में जो भी क्वेश्चंस निकलने वाले हैं, जो आप इसे एक बार आपको देखना जरूरी होगा। वो क्वेश्चंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। 2, 3, 5 तीनों नंबर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। सेकंड बुक है आपकी भारत भौतिक पर्यावरण, बुक का नाम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले। पूरी ज्योग्राफी जो है हम जो सेकंड बुक है वो एक ही वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए एक ही बार में। जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए खासकर ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चंस पे आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिया हमने, मैंने कई बार आपको बता रखा है कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं कि मानसून जो विस्फोट है ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार मैंने आपको बताया कि इससे क्या अभिप्राय है, एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए देखते हैं मानसून विस्फोट क्या होता है। तो मैंने कई बार आपको बताया, जब बादल जो है जब जो है बादल बनते हैं, ऊपर जाता है, ठीक है, वाष्पीकरण होता है। तो देखिए जब पवनें चलती है, हवाएं चलती है, तो उसमें क्या है कि धीरे धीरे वो क्या, वही तो बादल बनती है, धूल कण बहुत सारी चीजें मिलकर बादल बनते हैं। अब धीरे धीरे वो पवनें क्या है, भारी हो जाती है। भारी होकर जो है वो जब बहुत भारी हो जाती है तो बहुत तेजी से जो है बारिश जो है करने लग जाती है, मूसलाधार बारिश। देखिए मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए आर्द्रता से लदी पवनें जब अत्यधिक भारी हो जाती है तो वो अपनी अधिशेष नमी को अत्यधिक गर्जन के साथ छोड़ती है, जो मूसलाधार वर्षा के रूप में धरातल पर पहुंचती है। इनसे वर्षा इतनी होती है कि इतनी अधिक होती है कि कुछ ही घंटों में एक विस्तृत क्षेत्र को जो है बाढ़ग्रस्त कर देती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा अकस्मात ही भारी वर्षा शुरू हो जाती है, यानी अचानक ही जो है भारी वर्षा जो है शुरू हो जाती है। इस प्राकृतिक घटना को मानसून विस्फोट कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, जेट प्रवाह क्या है, इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो जेट प्रवाह होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। भूपृष्ठ से लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो क्षोभ मंडल में क्षैतिज दिशा में तेज गति से जो चलने वाली वायु धारा होती है उसको क्या कहते हैं, जेट वायु प्रवाह। ठीक है, शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभों को भारत में लाने का काम जो है यही करती है, यही जेट स्ट्रीम करती है। जेट स्ट्रीम की स्थिति में परिवर्तन के कारण ही ये विक्षोभ भारत में प्रवेश पाते हैं। इसी प्रकार पूर्वी जेट प्रवाह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत की ओर आकर्षित करता है। तो इसी कारण जो है भारत में क्या है, एक तो जेट प्रवाह आपने देखा और इसका प्रभाव क्या था, तो मैंने आपको दोनों ही बता दिया है। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय मौसम तंत्र को जो प्रभावित करने वाले 3 महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी मैं बार बार आपको नहीं कहूंगा, सभी क्वेश्चन को ध्यान से आपको देखना है। भारतीय मौसम को जो है प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से, तो वायु दाब तथा ताप का धरातलीय वितरण, ठीक है, ऊपरी वायु परिसंचरण, वायु राशियों का अंतर्वाह, और वर्षा लाने वाले तंत्र, पश्चिमी विक्षोभ तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो मेनली ये तीन कारक थे जो मौसम तंत्र को प्रभावित करते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, संसार में सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो मौसम राम में ही होती है, क्यों होती है आपको बताना है। तो देखिए मौसम राम जो है मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा गंगा के डेल्टा को पार करके मेघालय की गारो, खासी तथा जैंतिया की पहाड़ी में पहुंचती है। इन पहाड़ियों की आकृति कीप आकार की सी है, जिसमें वायु को एकदम ऊंचा उठना पड़ता है और इससे भारी वर्षा होती है। यहाँ पर स्थित चेरापूंजी एक जगह है जहां पर 1102 सेंटीमीटर जो है वार्षिक वर्षा जो है, जो रिकॉर्ड है अभी तक बनी हुई, अभी तक की सबसे अधिक मानी गई है। परंतु जो नए आंकड़ों के अनुसार जो है चेरापूंजी के पश्चिम में 16 किलोमीटर की दूरी पर जो है स्थित है मौसिन राम, जहां पर जो है 1221 सेंटीमीटर वर्षा का रिकॉर्ड जो है बनाया गया है। तो पुराने और नए दोनों के हिसाब से पूछ सकता है आपसे, अगर पूछेगा तो क्वेश्चंस में। ठीक है, पुराने अनुसार क्या है, कौन है, चेरापूंजी, जहां पर 1102 सेंटीमीटर जो है वार्षिक वर्षा हुई थी, और नए अनुसार जो है 1221 सेंटीमीटर वर्षा की रिकॉर्ड जो है तय की गई मौसिन राम में, तो जो विश्व में सर्वाधिक है।
ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अगला क्वेश्चन। आप पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय किसान के लिए मानसून क्या है, एक जुआ है, व्याख्या करनी है। तो देखिए भारत के जो किसान है मेनली वो मानसून के ऊपर ही डिपेंड है। अगर मानसून अच्छा होगा तो खेती अच्छी होगी, नहीं होगा तो नहीं होगी, इसी के ऊपर डिपेंड है। यानी एक तरह से जुआ है, यानी खेती करते हैं वो, ठीक है, जुए की तरह आप मान सकते हो, जहां पे आप पैसा लगाते हो और आना ना आना वो लक के ऊपर एक डिपेंड करता है। तो किसान, भारतीय किसान भी खेती करता है, लेकिन मानसून आना या सही है या नहीं है उन्हीं के लक के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए भारत के आर्थिक जीवन पर मानसून का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। भारत की जो 64% जनसंख्या है अपनी आजीविका के लिए क्या है, कृषि पर निर्भर है। अभी भी 64% जो लोग हैं वो जीवन जीने के लिए, अपना घर बार चलाने के लिए क्या है, कृषि करते हैं, 64% लोग। भारतीय कृषि और फसलें मानसून पर निर्भर करती है। भारत की जो कृषि और फसलें क्या है, मानसून पर निर्भर करती है। कृषि उपज की सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा की गई वर्षा सामान्य है या नहीं। आगे है, वर्षा की उच्च परिवर्तिता के कारण देश के कुछ भागों में सूखा तथा अन्य भागों में बाढ़ का प्रकोप बना रहता है। भारतीय कृषि की सफलता मानसूनी वर्षा के निश्चित समय पर तथा नियमित रूप से वितरित होने पर निर्भर करती है। सिंचाई विहीन, जहां सिंचाई नहीं हो पाती है उन क्षेत्रों में वर्षा की अनियमितता तथा अनिश्चितता का विशेष प्रभाव वहां की कृषि पर पड़ता है। और मानसून का अचानक विस्फोट होना, जैसा कि मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया, ठीक है, मानसून विस्फोट कहलाता है, देश के व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न कर देता है। तो भारतीय किसान के लिए मानसून एक जुआ है और ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर तथा प्रोजेक्ट एलिफेंट क्यों आरंभ किया गया था, तो मैंने आपको बताया था। प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में जो है अपनाया गया था, आरंभ किया गया था, और प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 में जो है आरंभ किया गया था। इनका मुख्य क्या था काम, इन प्रजातियों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास को बचाने के लिए आरंभ किया गया था। ये इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत में बाघों व हाथियों की जनसंख्या के स्तर को बनाए रखना था। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न 7वां, जीव मंडल नीचे को आपको परिभाषित करना है। जीव मंडल नीचे, और जो है जीव मंडल नीचे से आपका मैप भी आएगा, तो मैप मैंने करवा दिया, जिन बच्चों ने नहीं देखा हो जरूर देख ले। आपका वर्ल्ड का मैप हो गया, ठीक है, आपका इंडिया का मैप हो गया, दोनों ही मैप मैंने आपको करवा दिए है, बहुत अच्छे तरीके से आपको करवाया गया मैप, तो जरूर देखे जाकर, चैनल पर आपको मिल जाएगा। जीवन मंडल या जीव मंडल है, ठीक है, गलत लिखा हुआ है, जीव मंडल नीचे को प्रभावित करना है। तो जीव मंडल नीचे यानी आरक्षित क्षेत्र, विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र है जिन्हें यूनेस्को ने मानव और जीव मंडल कार्यक्रम के अंतर्गत मान्यता प्रदान की है। ये क्वेश्चन हो गया आपका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य में अंतर स्पष्ट करना है। तो राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, फिर हम अभ्यारण्य इसका समझेंगे। तो राष्ट्रीय उद्यान, सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रीय उद्यानों को उच्च स्तर प्रदान किया जाता है। इसकी सीमा में पशु चारण की मनाही होती है, साथ ही इसकी सीमा में किसी भी व्यक्ति को भूमि अधिकार नहीं मिलता है। अभ्यारण्य में क्या होता है, इसमें कम सुरक्षा प्रावधान होता है। इसमें वन जीवों की सुरक्षा के साथ साथ जो है नियंत्रित मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है। इसमें किसी अच्छे कार्य के लिए जो भूमि का उपयोग आप कर सकते हैं। तो ये राष्ट्रीय उद्यान था जिसमें भूमि का उपयोग आप खरीद भी नहीं सकते, वहां पर आप जो है भूमि नहीं ले सकते। यहाँ पर जो है आप किसी अच्छे काम के लिए आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मानव जो है नहीं आ जा सकता, यहाँ पे मानव जो है आने की अनुमति होती है, जा भी सकता हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में अंतर, इस तरह से आप डाल देंगे। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, सामाजिक वानिकी से क्या तात्पर्य है और इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है। सामाजिक वानिकी समझिए सबसे पहले क्या है। सामाजिक वानिकी का अर्थ क्या है, पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्यों से वनों के प्रबंधन में समाज की भूमिका तय करना एवं उस भूमि पर वन लगाना। देखिए पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के लिए क्या है, मदद के उद्देश्य से वनों के प्रबंधन में समाज की जो भूमिका है उसको तय करना और उस भूमि पर वन लगाना, ये है सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी जो है शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1976 से 79 में किया था।
ये आपका पूछा जा सकता है। ये सिर्फ 2 नंबर में भी आपका पूछा जा सकता है, और ये क्वेश्चन अगर पूरा पूछा इसके उद्देश्य को लेकर तो ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके उद्देश्य क्या थे? इसके कई सारे उद्देश्य थे। जनसंख्या के लिए जो है जलावन लकड़ी की उपलब्धता, छोटी इमारती लकड़ी, फलों का उत्पादन जो है बढ़ाना, और छोटे छोटे वन उत्पादों की आपूर्ति करना। तो ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चंस आ रहे बड़े बड़े, मैंने आपको 5-5 नंबर वाले बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको दिखाए हैं। किसी अब मैं गिनती से नहीं ले रखा हूँ, लाइन से नहीं ले रखा हूँ कि ये 2-2 नंबर वाले, ये 3-3 नंबर वाले, ठीक है। जो क्वेश्चन आ रहे वो आपको देखते जाना है। बाकी आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है, वन संरक्षण नीति कब लागू की? इस नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 5 नंबर में आ सकता है। आंसर्स को देखते तो वन संरक्षण जो नीति है, देखिए 1952 में लागू की गई थी। एक तो आपका पुराना हो गया, एक नवीनतम यानी सन 1988 में जो है नई राष्ट्रीय वन नीति को जो है लाया गया, जिसमें क्या था, क्षेत्रफल में हो रही कमी को रोकने के लिए बनाया गया था। 2 बनी है हमारी वन नीति, एक तो आपकी 1952 में एक हो गई आपकी, और दूसरी बनी थी 1988 में दूसरी। तो दोनों आपको याद रखना है, कौन सी कब बनी, पुरानी कौन सी है, नई कौन सी है, ठीक है। और इसके उद्देश्य क्या थे, तो इसके उद्देश्यों को हम समझते हैं। इसके उद्देश्य क्या थे? देश के जो है 33% यानी 33% भाग पर क्या है, वन लगाना। पर्यावरण संतुलन क्या है, बनाए रखना, तथा पारिस्थितिक असंतुलित क्षेत्रों में वन लगाना। देश की जो प्राकृतिक धरोहर है और जैव विविधता है तथा अनुवांशिक मूल का संरक्षण बचाव, ये इनके उद्देश्य थे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। टोटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज ये पूरे के पूरे। सभी क्वेश्चंस को आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। इस नीति के उद्देश्य में आपने 3 पॉइंट देख लिया, आगे भी इसके पॉइंट है, आगे देखते हैं। मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण को रोकना तथा बाढ़ व सूखा को नियंत्रित करना इनका उद्देश्य है। निम्नलिखित भूमि पर सामाजिक वानिकी एवं वन रोपण द्वारा जो है वन आवरण का विस्तार करना। अगला पॉइंट है, वनों की उत्पादकता बढ़ाकर जो है वनों पर जो निर्भर ग्रामीण जनजातियां है उनको क्या, इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा और भोजन उपलब्ध कराना, और लकड़ी के स्थान पर जो है अन्य वस्तुओं को प्रयोग में लाना, ये इनका उद्देश्य है। पेड़ लगाने को जो है बढ़ावा देने के लिए, पेड़ों की कटाई रोकने के लिए जन आंदोलन चलाना, ठीक है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हो ताकि वनों पर दबाव कम हो। और लास्ट आपका है, वन और वन्य जीव संरक्षण में लोगों की भागीदारी जो है सुनिश्चित कर देना। ये इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, और ये मैंने आपको ज्यादा बड़ा बता दिया है। इसमें से आप जो है कोई भी जितने नंबर का क्वेश्चन है उसके अनुसार जो है आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ये था आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर आपका 10वां। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मृदा में भिन्नता पैदा करने वाले कारक कौन कौन से? देखिए मिट्टी जो है, मिट्टी में आप कहीं पे देखेंगे, आप हमारा जो भारत है, ठीक है, हमारा जो भारत है, यहाँ पर आप देखेंगे कई प्रकार की जो मृदा है, कई प्रकार की आप ऊपर अलग मिट्टी पाई जाएगी, इस वाले इलाके में अलग, इस वाले इलाके में अलग। तो कई जगह जो है मृदा में क्या है, भिन्नता पैदा होता है, ठीक है। मृदा जो होती है बहुत अलग अलग होती है। तो क्या क्या कारक कौन कौन से, इसके लिए कौन कौन सी चीजें जिम्मेदार है? तो मृदा में भिन्नता पैदा करने वाले कारक, एक जनक सामग्री हो गई, उच्चावच जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति, अन्य जीव रूप और समय, और इनके अलावा मानवीय क्रिया भी पर्याप्त सीमा तक इसे प्रभावित करती है। तो ये क्वेश्चन जो है 3 नंबर में पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को भी आप सभी क्वेश्चंस को रेडी करके जाइएगा जरूर। आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 12वां है, लवण मृदाओं के लवणीय होने के मुख्य कारण क्या है? जो मिट्टी है उसका यानी लवणीय होने के क्या कारण है? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका शुष्क जलवायु एवं खराब अपवाह के कारण इस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है। शुष्क जलवायु हो गया और खराब अपवाह के कारण इस प्रकार की मृदा का क्या होता है, निर्माण होता है। इसमें सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक हो जाता है। तो ये आपका जो है इस कारण जो है मृदाओं के जो है लवणीय होने का रीजन था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न 13, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है और मृदा अपरदन को कितने वर्गों में रखा जा सकता है? तो मृदा अपरदन क्या होता है? मृदा अपरदन क्या है? प्राकृतिक तथा मानवीय कारणों से मृदा का आवरण यानी मृदा मिट्टी का नष्ट होना मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन के कारक के आधार पर इसे पवनकृत एवं जल जनित द्वारा
अपर्दन में वर्गीकृत कर सकते हैं। पवन द्वारा अपर्दन शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेशों में होता है, जबकि बहते जल द्वारा अपर्दन ढालों पर अधिक होता है। इसे हम पुनः दो वर्गों में रखते हैं। परत अपर्दन, ठीक है, जिसमें क्या होता है तेज बारिश के बाद जो है मृदा की परत का हटना होता है। और अवनालिका अपर्दन, इसमें क्या होता है तीव्र ढालों पर बहते जल से गहरी नालियां बन जाती है। चंबल के बीहड़ इसका एक उदाहरण है, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है। और इस ज्योग्राफी में क्या है आपका पॉइंट आपको कम मांगता है, लेकिन आपको एग्जाम्पल जो है देना होता है हर एक क्वेश्चन में, तो ध्यान रखना है आपको, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आपका 14वां, मृदा संरक्षण से क्या तात्पर्य है? मृदा संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए? तो मृदा संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले मृदा संरक्षण क्या है, तो हमें मिट्टी का बचाव करना चाहिए। जो अपर्दन हुआ यहाँ पे आपने देखा कि क्या है, मानवीय और प्राकृतिक क्रियाकलापों से क्या होता है, मिट्टी का नष्ट होना जो है मृदा अपर्दन कहलाता है। अब मृदा संरक्षण यहाँ पूछा गया है, तो मृदा अपर्दन को रोककर उसकी उर्वरता बनाए रखना क्या है, मृदा संरक्षण है। मृदा संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो मृदा संरक्षण के उपाय, 15 से 25% ढाल प्रवणता वाली भूमि पर हमें खेती नहीं करना चाहिए। खेती सीढ़ीदार जो है करना चाहिए। सस्यावर्तन यानी फसलों को क्या हेर फेर के साथ उगाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 14। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका है 15, मृदा किसे कहते हैं, इसका निर्माण किस प्रकार होता है? आपका आंसर देख लेते हैं। मृदा भूपृष्ठ का वह ऊपरी भाग है जो चट्टानों के टूटे फूटे बारीक कणों तथा वनस्पति के सड़े गले अंशों के मिश्रण से जलवायु व जैव रासायनिक प्रक्रिया से बनती है। देखिए मिट्टी बनने की जो प्रक्रिया होती है कई लाखों करोड़ों साल में बनती है मिट्टियां, ठीक है। अब मिट्टी में कोई एक का रोल नहीं है बनने में, चट्टानों के टूटे फूटे बारीक कण भी होते हैं इसमें, वनस्पति के सड़े गले अंश भी होते हैं, ठीक है। जलवायु की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैव रासायनिक प्रक्रिया भी इसमें रोल अदा करता है। तो इस तरह जाकर जो है और भी कई सारे जो है आप इसमें बनने की प्रक्रिया होगी, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे जो है मिट्टी बनती है और मिट्टी जो बनती है वो लाखों करोड़ों साल में बनती है, ठीक है। उसकी प्रक्रिया बहुत ही मतलब कह सकते हैं लंबी चलती है मिट्टी बनने की प्रक्रिया। मृदा का निर्माण देख लेते हैं, यहाँ पे इसका निर्माण किस प्रकार होता है। तो मृदा के निर्माण की प्रक्रिया बहुत जटिल है। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हम देख लेते हैं। तो जनक सामग्री अथवा मूल पदार्थ, मृदा का निर्माण करने वाला मूल पदार्थ चट्टानों से प्राप्त होते हैं। चट्टानों के टूटने फूटने से ही मृदा का निर्माण होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके बाद है उच्चावच। मृदा निर्माण की प्रक्रिया में उच्चावच का महत्वपूर्ण स्थान है। तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में जल प्रवाह की गति तेज होती है और मृदा के निर्माण में बाधा आती है। कम उच्चावच वाले क्षेत्रों में जो है निष्पेक्ष अधिक होता है और मृदा की परतें जो है परत मोटी हो जाती है, यानी मिट्टी बनने में सहायक होता है, ठीक है। जलवायु के भी इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। जलवायु के विभिन्न तत्व विशेषकर तापमान तथा वर्षा में पाए जाने वाले विशाल प्रादेशिक अंतर के कारण विभिन्न प्रकार की मृदाओं का जन्म हुआ है, ठीक है। कई प्रकार की जो मृदा है उनका जन्म हुआ है। अगला है आपका प्राकृतिक वनस्पति। किसी भी प्रदेश में मृदा के निर्माण की वास्तविक प्रक्रिया तथा इसका विकास वनस्पति की वृद्धि के साथ ही आरंभ होता है। तो प्राकृतिक वनस्पति का भी इंपॉर्टेंट रोल है। और टाइम, मृदा की छोटी सी परत के निर्माण में कई हजार वर्ष जो है लग जाते हैं। तो ये आपका जो है क्वेश्चन हो गया। ये था आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका पूरा फर्स्ट बुक से ये था आपका पूरा फर्स्ट बुक आपका जो है मैंने सेकंड बुक का जो भी क्वेश्चंस निकलने वाला था वो आज की इस वीडियो में हमने देख लिया है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको 2-3 चीजें बता दूं। ज्योग्राफी का आपका पेपर है तो आप इसका जो है प्रैक्टिस पेपर जो है 3 प्रैक्टिस पेपर करवा दिया गया है, इसको जरूर देख ले। सभी बच्चे पेपर से पहले इसको देख ले। आपका जो है मैप के बारे में कहें तो हम मैप में हमने जो है 2 मैप, आपका एक वर्ल्ड का मैप, ठीक है, और एक आपका इंडिया का मैप, दोनों ही आपको करवा दिया है अच्छे तरीके से। जो जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो सारे क्वेश्चंस हमने ले लिए। मैप हो गया, आपका प्रैक्टिस पेपर हो गया। आपका चैप्टर वाइज जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सभी चैप्टर्स के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे, तो वो आप देख सकते हैं वहां पर। और साथ ही जो है आपका फर्स्ट बुक करके जो हमने जो है डाली थी आपकी वीडियोस, उसको आप देख सकते हैं जहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पूरा फर्स्ट बुक, यानी एक वीडियो में आपका पूरा फर्स्ट बुक, ठीक है, वन वीडियो में जो है आपका
पूरा का पूरा फर्स्ट बुक कंप्लीट करवा दिया गया है और सेकंड बुक हमने अभी किया है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये हमने एक ही वीडियो में पूरा कवर करवा दिया है। ठीक है, तो इन मेन चीज है आपको प्रैक्टिस पेपर पे फोकस करना है। प्रैक्टिस पेपर में आपके सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस पेपर आप सोल्व करके देख लेना। मैप के लिए आप जो है यहाँ पे वर्ल्ड और इंडिया का मैप मैंने दोनों करवा दिया है। नहीं देखा हो आपने तो चैनल पे जाइए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, नए न्यू वीडियोस में ही आपको मिल जाएगा। चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहां पे आप जो है देख पाएंगे। ज्योग्राफी का पूरा प्लेलिस्ट है टर्म 2 का, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो फर्स्ट बुक सेकंड बुक करके पूरा करवा दिया गया है। तो ये था आपका ज्योग्राफी का फुल सिलेबस इन वन वीडियो। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही आप इसे फुल सिलेबस इन वन वीडियो, पूरी ज्योग्राफी एक वीडियो में आपको जो है पूरी फर्स्ट बुक करवा दी गई है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और साथ ही आप अगर हमारे चैनल पे नहीं हो तो नीचे आपको जो है रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। इससे आप हमारे आने वाली जो नई वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन पा सकोगे। ठीक है, तो जिससे आप हमारी वीडियोस देख पाओगे जब भी हम कोई नई वीडियोस डालेंगे। तो यही था आज का वीडियो। मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।